हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो ओ सी एम का मैं फर्स्ट चैप्टर का आंसर पढ़ा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल है। तो 14 प्रिंसिपल किसने बनाया? हेनरी फेल्ड्स। तो हेनरी फेल्ड्स कौन है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पप्पा मतलब फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फेल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो हेनरी फेल ने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? उसूल से बना है। अगर मैनेजमेंट इसको फॉलो करेगा तो उसका काम आसानी से होगा। इफ़ द मैनेजर्स फॉलो दिस बेसिक प्रिंसिपल, इट वर्क द मैनेजमेंट विल वर्क देयर स्मूथली एंड इफेक्टिवली। मीन्स दे कैन मैनेज द बिजनेस स्मूथली एंड इफेक्टिवली। अगर मैनेजर्स इसके प्रिंसिपल फॉलो करेंगे हेनरी फेल्ड्स के, तो अपना बिजनेस को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। तो हेनरी फेल्ड ने कितने प्रिंसिपल बनाया? टोटल 14 प्रिंसिपल बनाए। तो एग्जाम में तुम लोग को उसी में ये 5 मार्क के लिए आने वाला है। तो 5 पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। तुम लोग आओ, जितना हो सके उतना तुम लोग को एक्सप्लेन कराता हूँ। कम से कम 8-10 तो अच्छे से करा दो, ताकि तुमको तुम्हारे भेजे में 10 तो याद रहे, 8 तो उतार के आएंगे एग्जाम में, है ना। तो हेनरी फेल्ड ये कहाँ का बंदा है? फ्रेंच का है। इसने क्या ड्राफ्ट किया, क्या बनाया? ही हैज़ कॉइन दी फादर, ही हैज़ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हेनरी फेल ने कितना प्रिंसिपल बनाया? 14 प्रिंसिपल। तो उसके 14 प्रिंसिपल्स जो है हर मैनेजर को गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो हेनरी फेल्ड्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो उसके 14 प्रिंसिपल है। जैसे कि मैं एक बार हेड पॉइंट रीड्स कर लेता हूँ, फिर डिटेल में पढ़ाता हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, बाद में सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव। तो ये सब प्रिंसिपल हेनरी फेल्ड ने बनाया। वो मैनेजर्स को क्या समझाने की कोशिश करता है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हेनरी फेल्ड स्टेटेड दैट हेनरी फेल्ड हैज सेड दैट देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब काम को बांटना चाहिए, काम को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ के बीच में। अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में काम को बांटेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज। तो हेनरी फेल्ड क्या कहना चाहता है कि काम को बांटेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल में इतना लिखने का, राइट। इट इज़ असाइड टू एम्प्लॉयज़ हैज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। उनकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांटना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ में जितना काम डिवाइड होगा उतना उन लोग काम करेंगे, उतने काम में स्पेशलाइज होंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है? स्पेशलाइज। तो पहला पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? हेनरी फेल्ड ने क्या बोला? देयर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फेल्ड सेड दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी मतलब पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। इट इज़ अ ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी अगर हम लोग ज़्यादा दे देंगे ना मैनेजर्स को, तो उसका मिसयूज़ करेगा। अगर पावर ज़्यादा दे देंगे ना तो मिसयूज़ करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। अगर एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देंगे ना तो उसको बोझ हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, है ना, बर्डन। तो इसके लिए हेनरी फेल्ड क्या बोला कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। तो 2 पॉइंट हो गया, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है? डिसिप्लिन। What is discipline? Discipline means following the rules and regulation in an organization. Obey the rules and regulation. मतलब जो भी कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। कौन फॉलो करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल के मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर डिसिप्लिन रहेगा सब जगह तो काम स्मूथली और इफेक्टिवली होएगा। तो डिसिप्लिन कहाँ से फ्लो होना चाहिए? बड़े मैनेजर्स अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो छोटे भी रहेंगे, छोटे मैनेजर रहेंगे तो वर्कर लोग भी डिसिप्लिन में रहेंगे। तो देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डिसिप्लिन के कारण डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन के थ्रू ही कंपनी अपना गोल को अचीव करता है। डिसिप्लिन मतलब क्या? फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 पॉइंट पढ़े, राइट। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड पॉइंट क्या पढ़े हम लोग ने? यूनिट डिसिप्लिन। अभी फोर्थ पॉइंट आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। तो हेनरी फेल्ड क्या बोल रहा है इसमें कि एक सुपीरियर मतलब हेड, एक सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब कौन? उसके अंडर में काम करने वाला। तो एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देना चाहिए। मतलब एक बॉस एक ही एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देना चाहिए, एक मैनेजर एक ही वर्कर को ऑर्डर देना चाहिए। अभी 2 लोग एक को ऑर्डर देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या काम करे क्या काम ना करे। तो वही दिया है, ईच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक ही सुपीरियर से क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर मिलना चाहिए।
और उसी बदले में सबऑर्डिनेट उसको उसी सुपीरियर को रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑर्डर देंगे ना तो काम करने में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, केओस हो जाएगा, इस तरह फिर एम्प्लॉय काम बराबर कर पाएगा नहीं। तो एक वही डायलॉग हो गया ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप्स। अगर 10 लोग खाना बनेगा तो कैसे बनेगा, खराब ही बनेगा ना। तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, सबके लिए एक ही कमांड होनी चाहिए, सबके लिए एक ही ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। एक ही मतलब जो भी काम हो एक ही जन दे और उसको ही रिपोर्ट करे, खत्म। तो ये हेनरी फुल का 4th प्रिंसिपल था, यूनिटी ऑफ कमांड। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, गाइडलाइन होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, गोल को अचीव करने के लिए। तो डायरेक्शन जैसे कि ट्रेन का जो इंजन होता है आगे आगे चलता है, राइट, तो डब्बा उसके पीछे पीछे चलता है। क्या डब्बा साथ में चलता है उसके, नहीं ना यार, इंजन आगे रहेगा और डब्बा पीछे रहेगा, तो इंजन डायरेक्शन दिखाता है। तो सबके लिए सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे बिजनेस में, सब डिपार्टमेंट को क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम। कंपनी का अल्टीमेट गोल सबके लिए सेम होना चाहिए, तो वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इधर 5 पॉइंट तुम लोगों ने कवर कर लिया, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटो। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, जिम्मेदारी। दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। थर्ड क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस एक ही एम्प्लॉयज़ को क्या देगा, ऑर्डर देगा। 10 लोग ऑर्डर नहीं देंगे फिर काम का लफड़ा हो जाएगा, फिर काम हो नहीं पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबके लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए, कंपनी में सबके लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। ये 5 पॉइंट था, राइट। 6 पॉइंट क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या है ना, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरफ से मन लगना। तो बंदा जब एम्प्लॉयज़ काम करता है कंपनी में तो वो अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए, पहला कंपनी के लिए काम करना चाहिए, फिर अपना फ़ायदा देखना चाहिए। मतलब पहला ऑर्गेनाइजेशन का सोचने का, फिर उसके बाद अपना फ़ायदा देखना चाहिए, अपना इंटरेस्ट। पहला ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फर्स्ट रहेगा और अपना इंटरेस्ट बाद में रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस। जो खुद का कुछ भी चीज़ है ना, गोल वोल, वो लेस इंपॉर्टेंस है देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पहला रखने का। जैसे कि हम किसी टीम में क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपना मत सोचे कि मेरे को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, नहीं। पहला टीम के बारे में सोचने की कि हमारी टीम जीते, टीम जीतेगा तब तुम्हारा फायदा होगा ना यार। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of whole group rather than interest of single। अपना छोड़ के सबका सोचने का, ये बता रहा है प्रिंसिपल। इस तरह काम करेगा तो कंपनी को फायदा होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंटर। सेंटर जो कंपनी का हेड होता है, राइट, सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज़। मतलब जो कंपनी के मेन मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो इसमें यही बोल रहा है हेनरी फ्यूल की सेंट्रलाइजेशन। बड़ा बड़ा काम कौन करना चाहिए, टॉप लेवल करना चाहिए, और जो भी छोटा मोटा काम है रूटीन वर्क से उसको बांट देना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। तो बड़ा काम खुद करना चाहिए और छोटा काम क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के हाथ में दे देना चाहिए, पावर दे देना चाहिए कि तुमको जैसे जमे वैसे काम करो। तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज गिवन इन वन हैंड और फ्यू हैंड। मतलब ये पावर किसी एक को देता है या 2 को देता है, ताकि जो मेन काम है वो बड़े मैनेजर्स करें और जो छोटे मोटे काम है बच्चे लोग में बांट दें, ताकि इस तरह काम सब तरीके से अच्छे से हो जाए। तो ये है सेंट्रलाइजेशन। 8 पॉइंट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या, अभी तुम लोग किधर 1 महीना काम करेंगे, किधर 2 महीने की छुट्टी में काम करेंगे, तो तुम्हारा जिधर काम करे वो तुमको 2 महीने के बाद बोलेगा थैंक यू यार, वेरी मच, तूने बहुत अच्छा काम किया। फिर तुम क्या करेंगे यार, तुमने इतना मेहनत से काम किया, उसके बदले क्या मिलना चाहिए तुमको, सैलरी मिलना चाहिए ना यार। तो रेम्यूनरेशन मतलब पगार, पैसा, पानी। तो हेनरी फ्यूल ने क्या बोला कि एम्प्लॉयज़ की पगार पहली बात तो अच्छी होनी चाहिए, गुड सैलरी होनी चाहिए, और ऐसी सैलरी होनी चाहिए बाद में धीरे धीरे थोड़ा उसमें इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख के उनकी सैलरी होना चाहिए। और जितना सैलरी टाइम पे देंगे उन लोग एप्लीकेशन और डेडिकेशन से काम करेंगे, दिल और दिमाग से काम करेंगे। तो रेम्यूनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो देने बोला, किसने, हेनरी बाबा ने अपने। तो हेनरी बाबा का 8 प्रिंसिपल अपन ने पढ़ लिया है। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट छोड़ के कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। स्केलर चेन को नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको छोड़ दो। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सब चीज़ जगह पे होनी चाहिए, या वह बिखरी नहीं होनी चाहिए। वैसे ही कंपनी में हर चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए और हर एक के लिए जगह होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन प्लेस।
देयर मस्ट बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सब चीज़ जगह पे होनी चाहिए, सबके लिए जगह होनी चाहिए। ह्यूमन मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम, राइट प्लेस एट राइट टाइम। अगर सब चीज़ बराबर रहेगा तो काम आसान होगा ना यार। सब चीज़ जहाँ वहाँ रहेगा, कोई बराबर टाइम पे नहीं रहेगा, कोई चीज़ वहाँ रखा रहेगा तो फिर डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर पर सब नहीं रहेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वही बता रहे, सब चीज़ सबके लिए जगह होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट इक्विटी। इक्विटी मीन्स सोशल जस्टिस। इक्विटी मीन्स सोशल जस्टिस, इंसाफ। मतलब कंपनी में ना पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ए और बी, ए नकली काम कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, टाइम पे नहीं आता है, लेट आता है, छुट्टी भी बहुत करता है, बी एकदम ईमानदारी से काम करता है। फिर जब कंपनी को प्रमोशन की बात है तो उसने ए को कर दिया क्योंकि ये उसका रिश्तेदार है ना, गाँव वाला है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी में। क्या है ना, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी कंपनी में होएगा, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, वो सब इक्विटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस, ताकि किसी भी एम्प्लॉयज़ को बुरा ना लगे। तो यही हेनरी फेल बोल रहा है, मैनेजर शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू देयर सबॉर्डिनेट व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क डेलीगेशन, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस में? ये सब काम में इक्विटी। फिर दिया है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हेनरी बाबा क्या बोलता है कि एम्प्लॉयज़ को ना परमानेंट जॉब दो, टेम्पररी जॉब देगा तो उनको इंसल्ट फील होगा, उन लोग दिल दिमाग से काम नहीं करेगा। उनका जॉब लॉन्ग टाइम तक रहना चाहिए, परमानेंट जॉब। तो बस इतना ही पॉइंट पढ़ता हूँ। बस 14 वाला ना 13 वाला भी छोड़ दी इनिशिएटिव, क्योंकि एग्जाम में 5 ही पॉइंट लिखने गए तो 7-8 भी बस है, 10 मार्क का आंसर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो 14 पॉइंट ब्लैंक्स में गए। एस्पेरिट डी कॉप्स। एस्पेरिट डी कॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। हेनरी फेल बोलता है कि सब एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सब ऐसे टीम एक ही छतरी के नीचे मिलके बैठ के काम करना चाहिए, ताकि टीम वर्क रहेगा तो ही कंपनी को सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। ये हेनरी फेल ने, हमारे हेनरी बाबा ने 14 प्रिंसिपल बनाया, जो मैनेजर्स के ऊपर अगर मैनेजर्स फॉलो करते हैं तो उनका काम इफेक्टिवली, स्मूथली कंडक्ट होएगा। तो ये हेनरी बाबा का क्या था, अपना 14 प्रिंसिपल। मैंने सिर्फ 8-10 ही पढ़ा है क्योंकि तुमको एग्जाम में 5 ही लिखने का ना, ठीक है। तो अभी इसका एक आंसर है, सुनो। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अगर मैनेजर्स फॉलो करता है तो उससे मैनेजर का क्या कंपनी का क्या फ़ायदा होएगा। तो अपने को इंपॉर्टेंस पढ़ने का। तो इसमें हार्ड लैंग्वेज में दिया है, तो मेरे पास एक नोट्स है एकदम इजी लैंग्वेज में, तो मैं पढ़ा तो रहूँगा। अगर तुमको कॉपी करना रहेगा तो नोटबुक पेन में लिख के रख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ आंसर पढ़ा रहा हूँ और ये आंसर बहुत IMP है। ये आंसर को तुमको बोर्ड एग्जाम में 2 बार लिखना है। अब कहाँ लिखना है, मेरे साथ बने रहिए, मैं सब बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये रुको। तो कुछ हैंडराइटिंग की बुक है, समझा तो अच्छी बात है, ना तो फिर मैं रीड करा था अच्छे से। तो फिर जो आंसर पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसका फ़ायदा क्या है, अगर मैनेजर्स फॉलो करते हैं इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें कंपनी का बहुत फ़ायदा है। तो पहले हेड पॉइंट्स पढ़ाता हूँ। इनोवेशन, कॉर्पोरेट इमेज, टीम वर्क, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, मोटिवेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, रिडक्शन इन वेस्टेजेस, हायर एफिशिएंसी। और भी पॉइंट्स हैं, तो मैंने 10 ही रखा हूँ। तुमको ये वाला आंसर एक बोर्ड एग्जाम में 2 बार लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है इनोवेशन। तो अगर मैनेजर्स प्रिंसिपल और मैनेजमेंट फॉलो करेगा तो कंपनी में क्या होगा, इनोवेशन होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनोवेशन मीन्स न्यू आइडिया, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू प्रोडक्ट, न्यू थिंकिंग। Nowadays, it is essential to generate new ideas, new product, new technology, etc. Innovation helps to gain competitive advantage in today's competitive business world. आज के नए ज़माने में, मॉडर्न वर्ल्ड में, अगर बिजनेस को तुमको आगे बढ़ाना है तो देयर मस्ट बी एन इनोवेशन। तो इनोवेशन कौन ला रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कारण कंपनी में अच्छा खासा इनोवेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा, कंपनी को। हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। सेकेंड पॉइंट दिया है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है नाम, फेम, इमेज, वट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस कॉर्पोरेट इमेज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कारण कंपनी का नाम बढ़ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द कंपनी। इससे क्या हो रहा है, कंपनी अपनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना रही है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और गुड कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारा कंपनी का इमेज अच्छा रहेगा तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोग तुम्हारी इज्जत, कंपनी की इज्जत करेंगे। अबाउट दी कंपनी दी माइंड्स ऑफ कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, इन सब के नज़र में कंपनी का नाम, मर्तबा बढ़ जाएगा। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि कंपनी के मैनेजर प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, इसके वजह से।
तो एक तो इनोवेशन है, एक कॉर्पोरेट इमेज है, और थर्ड है टीम वर्क। ये क्या है? टीम वर्क। तो टीम वर्क एकदम सिंपल है, अगर अच्छे से प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो कंपनी में सब डिपार्टमेंट, सब लेवल ऑफ सब मैनेजमेंट, वर्कर, सीईओ, सब ऐसे टीम काम करेंगे। तो टीम काम करेगा तो फायदा ही होगा ना यार, सक्सेस ही होगा ना। मैनेजमेंट डेवलप्स टीम स्पिरिट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट के कारण क्या हो रहा है कंपनी में? टीम स्पिरिट। किधर? इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ टीम वर्क दैट ब्रिंग्स सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ टीम वर्क, टीम के कारण ही कंपनी को सक्सेस मिलता है। देर इज ए नीड फॉर टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड द डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को सक्सेस चाहिए तो टीम वर्क होना चाहिए। किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट के बीच में। तो अभी आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा, राइट? इनोवेशन, कॉर्पोरेट इमेज, टीम वर्क। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या वर्ड है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका पॉइंट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखा रहेगा आपने कभी भी शादी में, जब कोई शादी में जाता है तोहफा लेके, तोहफा देता है, फिर सीधा खाने पे जाता है। जब खाने पे जाता है तो प्लेट रहता है, तो प्लेट में सब चीज़ भर लेता है, पूरी भाजी, 2-3, 1-2 चावल, 5-6 पूरी, बाद में इसके ऊपर फिर गुलाब जामुन सब भर लेता है। फिर इतना भर लेता है ना खाना कि प्लेट भी उठा नहीं पाता। फिर खाते रहता, बाद में उसका पेट भर जाता है, फिर आधा खाना वो छोड़ देता है। तो एक तरफ से वेस्टेज हो गया। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? जितना ज़रूरत है पहले उतना खाए, थोड़ा ही ले, फिर और ज़रूरत है तो बाद में और ले। इस तरह रिसोर्स क्या हो जाएगा? वेस्टेज होने से बच जाएगा। तो वही प्रिंसिपल और मैनेजमेंट क्या कर रहा है कंपनी में, फॉलो करने के कारण कंपनी का रिसोर्स ऑप्टिमाइजली यूज़ हो रहा है। मतलब जितना चाहिए उतना यूटिलाइज हो रहा है, वेस्टेज हो रहा नहीं है। इसके लिए कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा निकल रहा है। सिंपल, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है इनर फोर्स। अंदर जब दिल तुम्हारा राज़ी हो जाता है किसी चीज़ के काम में, बाहर से नहीं, अंदर से। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के कारण क्या हो रहा है? वर्कर लोग अच्छी पगार मिल रही है, दे आर गेटिंग गुड रेम्यूनरेशन एंड देयर रेम्यूनरेशन आर पे ऑन टाइम। उनको टाइम पे पगार दी जाती है, फिर थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव्स मिलता है, बोनस मिलता है। इस तरह एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं। तो खुश मतलब दे वर्क विद एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। एप्लीकेशन मतलब दिमाग से, डेडिकेशन मतलब दिल से काम करते हैं। तो उनके अंदर मोटिवेशन खूट के भरा रहता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 पॉइंट हो गया, राइट? इनोवेशन, कॉर्पोरेट इमेज, टीम वर्क, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन। 5 पॉइंट हुआ। 6 पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। देयरफॉर कस्टमर गेट्स क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। इसलिए कस्टमर को अच्छी क्वालिटी गुड्स मिल रही है एट रीजनेबल प्राइस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन टेक्स प्लेस। कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा? व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैचेस विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो कस्टमर उम्मीद करता है उसको वैसा प्रोडक्ट मिलेगा तो कस्टमर खुश हो जाएगा ना। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा मतलब अल्टीमेटली गोल कंपनी का अचीव हो जाएगा ना यार, कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कारण। अभी नेक्स्ट 7, 8, 9 पॉइंट हेड पॉइंट सेम है। रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब एब्सेंट होना, काम की छुट्टी मारना। तो पुराने ज़माने में 30 साल अगर पीछे जाएंगे, 20 साल, तो पहले वर्कर लोग बहुत छुट्टी मारते थे, क्योंकि पहले इतना रिकॉर्ड नहीं होता था, अटेंडेंस ही होता था, और बराबर मैनेजर लीड भी नहीं करता था, आलसी टाइप के मैनेजर होते थे। पर जब से मॉडर्न आया, जब से मैनेजर प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉलो करने लगा, गाइड करने लगा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने लगा, हौसला बढ़ाने लगा, रिकॉर्ड होने लगा, अटेंडेंस होने लगा, तो एम्प्लॉयज़ की छुट्टी क्या हो गई? कम हो गई। तो एम्प्लॉयज़ की छुट्टी कम रहेगी तो फिर एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट रहेंगे तो काम चालू रहेगा, प्रोडक्शन होते रहेगा, इसमें कंपनी का फायदा ना। तो पहले एब्सेंटिज्म ज़्यादा था, अब क्या हो गया? कम हो गया। तो सुनो, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। प्रिंसिपल मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स रिडक्शन ऑफ एब्सेंटिज्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वही हेड पॉइंट का लाइन को घुमा देने का। एब्सेंटिज्म टेक प्लेस व्हेन एम्प्लॉयज़ रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन। बिना बोले छुट्टी ले लेता काम की। एब्सेंटिज्म क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके कारण क्या होता है? बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बट ड्यू टू प्रिंसिपल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन द एब्सेंटिज्म। इसके कारण छुट्टी कम हो रही है। सिंपल। 8 पॉइंट है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब लेबर का बंच, 50, 60, 100, 150, 200 लेबर एक साथ काम करते हैं ना, जब उनको पगार कम दी जाती है, उनको ज़्यादा काम किया जाता है, दे गेटिंग लो वेजेस, लॉन्ग ओवर वर्क, फिर लोग क्या करते हैं? हमारी मांगे पूरी करो। तो फिर जब कंपनी मांगे पूरी नहीं करता, फिर उन लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं, ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो ए को छोड़ के लोग बी में चले गए, फिर ए में कोई काम करने के लिए रहता नहीं है। फिर कंपनी फिर एडवर्टाइजमेंट करेगी, फिर लोग आएंगे, इंटरव्यू होएगा, सिलेक्शन होएगा। तो सिलेक्शन होने के बाद फिर उनको जॉब पे रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर प्लेसमेंट देंगे, फिर
ये प्रोसेस को 6, 7, 8 महीना लग जाता है। इसमें नुकसान किसका हुआ? कंपनी का, क्योंकि कंपनी के जो लेबर थे वो कहीं और चले गए, तो लेबर का झुंड चला जाएगा तो इसमें कंपनी को प्रॉब्लम है। पर जब से प्रिंसिपल मैनेजमेंट का फॉलो हो रहा है, मैनेजर्स वो गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये सब लेबर टर्नओवर का झंझट कम हो गया। मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज टर्नओवर टेक प्लेस। एम्प्लॉय टर्नओवर कब होता है? व्हेन सम एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जॉइन इन देयर प्लेस। जूनियर चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। फ्रीक्वेंट लेबर टर्नओवर, जब बार बार ऐसे होता रहेगा, इंक्रीज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, तो कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। बट जब से प्रिंसिपल मैनेजमेंट का गाइडलाइन फॉलो कर रहा है मैनेजर, कंपनी का ये भी लेबर टर्नओवर भी क्या हो गया? कम हो गया। अब लेबर ज़्यादा छोड़ के जाते नहीं है। रिडक्शन इन वेस्टेज, पहले वेस्टेज ज़्यादा होता था, कंपनी का नुकसान ज़्यादा था। मैन मनी 4M। व्हाट इज़ 4M? मैन मनी मशीनरी मटेरियल, इसका यूटिलाइजेशन बराबर नहीं होता था, अननेसेसरी इन लोग यूज़ करते थे। और अभी गाइडलाइन फॉलो कर रहे, इसके लिए वेस्टेज क्या हो गया? कम हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। फिर है हायर एफिशिएंसी, तो कंपनी अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉलो कर रही है, इसलिए कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम खर्चा ज़्यादा मुनाफा। एट लो कॉस्ट देर इज़ हाई रिटर्न। एट लो कॉस्ट देर इज़ हाई रिटर्न। कंपनी का एफिशिएंट होने का कारण क्या है? बिकॉज दे आर फॉलोइंग प्रिंसिपल मैनेजमेंट गिवन बाय दी हेनरी फ्यूल। हु इज हेनरी फ्यूल? इट इज़ अ पप्पा, फादर है। किसका फादर है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये अभी हम लोग ने 2 टॉपिक कवर किया। तो ये आंसर है ना तुम लोग को। अभी कहाँ लिखना है सुनो। अगर एग्जाम में प्लानिंग का फंक्शन आया, प्लानिंग आया, उसका इंपॉर्टेंस, तो भी यही आंसर लिखना है। स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस आया तो भी यही लिखना है। ऑर्गेनाइजिंग आया तो भी यही लिखना है। मतलब किसी का भी इंपॉर्टेंस है ना तो भी यही लिखना है। डायरेक्टिंग का आया तो भी यही लिखना है। कोऑर्डिनेशन का आया तो भी यही लिखना है। कंट्रोलिंग का आया, मतलब ये सब में किसी का भी इंपॉर्टेंस है ना तो यही पॉइंट लिखना है। अभी तुम बोले यार दो एक ही आंसर को 2 बार लिखेगा तो टीचर पकड़ लेगी ना। हाँ, टीचर पकड़ेगी। तुम लोग भी अपना ऊपर का दिमाग इस्तेमाल करो ना, पहले यही पॉइंट लिखने के साथ सेम। ठीक है, किस में आया? अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है तो यही 7 पॉइंट लिखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर प्लानिंग का भी इंपॉर्टेंस है ना तो ये आंसर को कैसे रिपीट करेंगे? उल्टा से स्टार्ट करने का, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अदला बदली करके लिखो, सेम मत कॉपी करो ना। जिधर जिधर प्रिंसिपल मैनेजमेंट है उसको हटा के उधर उधर प्लानिंग डाल देंगे। अगर स्टाफिंग आया तो प्लानिंग हटा के उधर स्टाफिंग डालेंगे। यही हेड पॉइंट रहेगा, अंदर का भी कंटेंट ये रहेगा। तो ये आंसर को एग्जाम में तुमको 2 बार लिखना ही है, मतलब 10 मार्क्स दिला देगा। ठीक है, और मेरे पास अभी प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सब का मेरे पास अच्छे से मीनिंग है। मैं इसका भी मीनिंग तुमको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।